Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. साउथ चाइना सी एक ऐसा रीजन जहां पे कई स्कॉलर्स ने प्रेडिक्ट किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो यहीं पे स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशंस इसी छोटे से इलाके में ही है जहां पे इतने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और यूएस चाइना का तो स्टैंड ऑफ चल रहा है आज के दिन में। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इसी पानी में हैं। एक तरफ चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरे तरफ आपका ऑकस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स है, यूएस के न्यूक्लियर सबमरीन्स है। इस पूरे एरिया में इतने ज्यादा वेपन्स हैं दैट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एरिया वेयर यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड वॉर। अब हाल ही में 2 मीटिंग्स हुई थी जिसके इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वाज द मेन एजेंडा। तो एक मीटिंग था द 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग एंड एक था द 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। इन दोनों मीटिंग में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक तरफ हमारे ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी थे। दोनों ने कोड ऑफ कंडक्ट को लेके बात किया। ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट इज एन अग्रीमेंट जिसके बेसिस जिसका जो डिस्कशंस कई साल से चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज। उस पर आते हैं 1 मिनट पे। बट इस कोड ऑफ कंडक्ट पे ये डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन में पीस लाया जाए। अब दोनों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट रेज किया है इन 2 सेपरेट मीटिंग्स में कि कोड ऑफ कंडक्ट की डिस्कशन जरूर हो रही है, चाइना और आसियान कंट्रीज आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बट जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होना है वो सब्सटैंटिव होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि चाइना इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है। तो इसी चीज को रियट्रेट करते हुए कहा कि भाई इंटरनेशनल लॉ के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कंट्रीज इस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट के डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि इंडिया, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चाइना ने अपना डोमिनेशन दिखाते हुए जो उनको चाहिए था उन्होंने बार्गेन कर लिया एंड कंट्रीज लाइक इंडिया विल सफर। इसी चीज को लेते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि भाई जो कंट्री दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना जरूरी है। Even our defense minister has said that India would like to see a code that should not prejudice the legitimate rights of the interest of nations which are not party to these discussions. क्योंकि इंडिया पार्टी नहीं है इस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट के डिस्कशंस में। अब आते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। तो उसके लिए एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग साउथ चाइना सी को लेके। तो साउथ चाइना सी बेसिकली अगर आप देखते हो, यहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड फ्लो करता है। कैसे? यहां पे आपका चोक पॉइंट आता है 3 पर्टिकुलर स्ट्रेट्स पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, नीचे आएगा स्ट्रेट ऑफ सुंदा एंड स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक। एंड जो भी ट्रेड यहां से, यू हैव टू इमेजिन चाइना का मेजॉरिटी ट्रेड एक्चुअली यहीं से फ्लो करता है, राइट? एंड वाइस वर्सा, एनी ट्रेड दैट इज गोइंग टू जापान और टू द पैसिफिक, या इंडिया वांट्स टू ट्रेड विद यूएस, most of the trade will be happening through these waters, right? Now, which basically means that यहां पे जिसका भी कंट्रोल होगा वो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। एंड चाइना इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लेट एनी अदर पावर टू बी इन दिस रीजन, क्योंकि उनका ट्रेड तब खतरे में आ जाएगा। इन केस ऑफ अ वॉर, एनी कंट्री कैन stop the trade flow movement here by blocking Strait of Malacca, that is the Malacca dilemma, जिसके वजह से चाइना का ट्रेड चोक हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चाइना ने कई बार साउथ चाइना सी को अपना कहा है। इट इज कॉल्ड, इट इज द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ चाइना। स्टार्टिंग में, दैट इज 1948 से उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि ये हमारा है, बट उस समय पे दे डिड नॉट कम अप विथ एनी substantial proof or any kind of claimant नहीं किया था। चीजें बदलने लगती है 1974 से।
1974 में स्प्रैटली आइलैंड्स को लेके वियतनाम के साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें कई फिशरमैन मारे जाते हैं। वही कॉन्फ्लिक्ट फिर से दोबारा होता है 1988 में, जहां पे फिर से स्प्रैटली आइलैंड्स को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वियतनाम के साथ। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को इसका रिजल्ट को सब्सटैंशिएट करने के लिए व्हाट चाइना डज इज एक लॉ पास करता है चाइना डोमेस्टिकली, सेइंग दैट ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है। एंड बेस्ड ऑन दैट चाइना हर साल स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 एक मैप रिलीज करता है स्टेटिंग कि ये टेरिटरी चाइना का है और 9 लाइन ड्रॉ कर देता है चाइना। व्हाट इज दिस 9 लाइन? 9 लाइन इज दिस, ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ये 9 लाइन है, राइट? 9 डैशेस बना के रखा है उस मैप में। चाइना जो कहता है कि वो हमारा टेरिटरी है, ये किसी और कंट्री का टेरिटोरियल एक्सपेंस नहीं है। Which basically means अगर आप वियतनाम का देखोगे तो वियतनाम के टेरिटरी में ये रेड लाइन जाता है। सिमिलरली आपके मलेशिया, देन यू हैव इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सबके टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू ही ये 9 लाइन जाता है। अब इसको लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, स्पेशली जब चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने लगता है एंड आर्टिफिशियल आइलैंड्स में अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिश करता है, पोर्ट्स टाइप क्रिएट करने लगता है, प्लस कई सारे वेसल मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसके रिटेलिएशन में कई कंट्रीज एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट यूएस फॉर सपोर्ट, ठीक है? यूएस स्पेशली फिलीपींस एंड यूएस ने तब अपने शिप्स का मूवमेंट भी यहां पे ज्यादा कर दिया था ड्यूरिंग द अर्ली 2000s। अब कॉन्फ्लिक्ट होती है फिर से 2012 में बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना ओवर द स्कारबोरो शोल, एग्जैक्टली यहां पे। अब ये जो स्कारबोरो शोल को लेके जो फिलीपींस और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिलीपींस लेके जाता है ये यूएन ट्रिब्यूनल में, आईसीजे के पास, और वहां पे जाके यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी को लेके डिबेट होता है और एक वर्डिक्ट दिया जाता है जिसके बेसिस पे चाइना को बोला जाता है कि नहीं, साउथ चाइना सी चाइना का टेरिटोरियल एक्सपेंस नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को चाइना नहीं मानता है। अब क्या करोगे, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, देयर इज नो इंटरनेशनल पुलिस जो आके चाइना को बोले कि मानो भाई, कैसे नहीं मान रहे हो? तो वो नहीं माना, बोला कि हम तो नहीं मानेंगे ये चीज, ये तो बायस्ड है, ये है वो है, एंड इट कंप्लीटली रिफ्यूज्ड। अब कुछ कर नहीं सकते हो, अभी इंटरनेशनल लॉ भी इतना ही पावरलेस है, कुछ करा नहीं सकता है। तो इसके बेसिस पे कंट्रीज बायलैटरल टाइज इंक्रीज करने लगती हैं यूएस के साथ। वियतनाम आ जाता है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया शुरू कर देता है डिफरेंट लीडर्स के अंडर पे, एंड यूएस का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ता रहता है। जितना यूएस का प्रेजेंस बढ़ता है उतना चाइना इस जगह को मिलिटराइज करता रहता है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ कोल्ड वॉर बिटवीन देम। उसके बाद ऑकस आता है, ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को भी ड्रैग इन कर लेता है यूएस, और न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रॉमिस के बेसिस पे यहाँ पे इस एरिया को और न्यूक्लियर वेपन से भर देता है। अब साइड्स तो बड़ी क्लियर है, बट सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है अगर यहाँ पे वॉर हुआ? तो ऑब्वियस बात है आसियान कंट्रीज को। इसी वजह से आसियान कंट्रीज कोशिश करने लगती है चाइना के साथ एक निगोसिएशन या एक रेजोल्यूशन पे, और यही है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आसियान चाहता है चाइना के साथ बैठ के कि भाई कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों अग्री कर ले और इस जगह को डीमिलिटराइज किया जाए, इस जगह पे टेंशंस कम किया जाए, बस ट्रेड पे फोकस किया जाए, राइट? सो दैट हैज बीन द फोकस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कशंस। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के डिस्कशंस पे, ये चल रहा है ऑलमोस्ट 2 डिकेड होने लगी हैं। अब हाल ही में ये डिस्कशंस और थोड़ा सा ज्यादा होने लगे हैं। इट हैज बीन काइंड ऑफ बीइंग पुश्ड बाय सेवरल कंट्रीज कि भाई कुछ तो डिस्कशन किया जाए, ऐसे तो नहीं चल सकता है कि इतने मिलिटराइजेशन होता रहे इतने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे। तो इसी बेसिस पे अगर आप देखोगे कोड ऑफ कंडक्ट के डिस्कशंस, द डिस्कशन नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, एंड आसियान ये बार बार कह रहा है कि नहीं भाई, हम कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट को, ये जो डिस्कशंस है इसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे 4 है जिसकी वजह से ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो रहा है।
सबसे पहला इशू तो यही है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। आसियान कंट्रीज के आपस में ही देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिकॉज फिलीपींस हैज अ प्रॉब्लम विद अदर कंट्रीज। वो ये मानता है कि चाइना इन्फ्लुएंसेस दीज कंट्रीज, लाइक इंडोनेशिया को इन्फ्लुएंस करता है। आज के दिन लाओस, कंबोडिया जो दूसरे मेंबर्स हैं आसियान के, उनको डेट ट्रैप में फंसा के चाइना अपनी मनमानी करवा रहा है। तो ऑलरेडी देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट कमिंग इन। ऑन द अदर हैंड चाइना के साथ तो चाइना डज नॉट इवन अग्री अपॉन कि कौन से जोन में अप्लाई करेगा ये कोड ऑफ कंडक्ट। तो चाइना के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तो 9 लाइन हमारा है, तो जोन ऑफ एप्लीकेबिलिटी पे ही अभी तक डिस्कशन हो रहा है कि कहां पे लागू होगा ये कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरी चीज है कि भाई चलो एक आउटकम आ भी जाता है तो क्या ये लीगली बाइंडिंग होगा चाइना पे। तो चाइना तो ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ दैट इज यूएनसीएलओ उसको नहीं मानता है। तो किस तरीके से चाइना पे ये ट्रस्ट रखा जाए कि चाइना इसको लीगली फॉलो करेगा। तीसरा चीज है चाइना चाहता है कि भाई ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हो ये एकदम फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे कोई वायलेंस हो या कोई भी ताइवान के साथ इशू हो या कुछ भी हो तो चाइना के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को वो छोड़ सके, which basically means कोई accountability ना हो। This is going to be a very vague worded code of conduct. And चौथा चीज जो चाइना चाहता है कि यहाँ पे कोई external players ना रहे, only ASEAN and China kind of are part of this region. जो कि आसियान कंट्रीज कहती है कि हम इतने वीक हैं, हमें अगर अकेला जाना है तो दिक्कत होगा, तो हमें तो यूएस का साथ लेना ही पड़ेगा, which is then something that China has refused. इन 4 पॉइंट्स के वजह से आज तक कोड ऑफ कंडक्ट के डिस्कशंस पे कोई भी कॉमन पॉइंट पे नहीं आया गया है। हमेशा डिस्कशंस हो ही जा रहे हैं। इंडिया हैज आल्सो सेड कि हाँ भाई क्या चल रहा है, दे हैव टेकन अ रिपोर्ट ऑफ एवरीथिंग, बट नथिंग हैज कम ऑफ कंक्रीट। एंड दीज 4 पॉइंट्स आर सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसमें अगर आप देखते हो फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, कमिंग टू अ मिड पॉइंट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन होता रहेगा until and unless one of the parties of the code of conduct discussion takes a different stance. At this point of time, you will continue seeing a militarized South China Sea. With this, we come to an end to today's discussion. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.